अब दुनिया बराबरी वाली है। हमें आपकी बेटी पसंद है। अब आप और विवाह की सगाई की तारीख पक्की करके हमें बता दीजिएगा। कलाजी अपनी भावी वधू के माता पिता से बोली। मेरे विचार से पहले एक बार आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, उसे मेरा भाई पसंद है भी नहीं। तभी कलाजी की बड़ी बेटी संजना बोल उठी। ये कैसी बातें कर रही हो संजना? भला लड़की से भी कोई पूछता है? कलाजी अपने रोष को छुपाती हुई बोली। उन्हें अपनी बेटी की इस बात पर बड़ा क्रोध आ रहा था, लेकिन इस समय शांत रहना ही उचित समझा उन्होंने। दीदी सही तो कह रही है माँ, अब तो बराबरी का जमाना है। जीवन हम दोनों को ही गुजारना है तो पसंद भी दोनों की ही होनी चाहिए। बेटा अंशु भी बोल पड़ा। मेरे विचार से दोनों बच्चों को आपस में बात कर लेने दी जाए, फिर हम निर्णय कर लेते हैं। भावी वधू आसी के पिता ने बात को संभालते हुए कहा, क्योंकि वो कलाजी की बेरुखी भाप गए थे। अंशु और आसी को दूसरे कमरे में भेज दिया गया। वैसे आसी संजना की और अंशु की बात सुनकर समझ चुकी थी कि दोनों भाई बहन से उसे ससुराल में पूरा सपोर्ट मिलेगा, इसलिए अंशु से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसने हाँ कर दी। दोनों पक्ष के लोग प्रसन्न हो गए और सगाई की तारीख पक्की करके वो लोग वापस घर लौट आए। कलाजी संजना से थोड़ा रुष्ट हो गई थी, इसलिए घर लौटने के बाद सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। संजना सब समझ रही थी, लेकिन जो कुछ उसकी सगी माँ ने उसके साथ किया था वो अपने प्यारे भाई की पत्नी के साथ वो हरगिज नहीं होने देना चाह रही थी। संजना वापस आकर सभी सामान कपड़े आदि समेटते हुए अपने अतीत में भटकने लगी। आज कॉलेज से जल्दी आ जाना, तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। कलाजी सब्जी काटते हुए संजना से बोली थी। माँ, मेरा बीएड तो पूरा हो जाने दो माँ, फिर कुछ दिन में जॉब कर लूँ, तब करना मेरी शादी वादी। संजना बोली। क्यों, हमें कौन सी तेरी कमाई खानी है जो नौकरी करेगी? और कौन सा अभी कोई तुम्हें पसंद ही किए ले रहा है? बीएड तो पूरा हो ही जाना है। कलाजी की लापरवाही से बोली। अपनी सासू माँ की पुरातन पंथी सोच कलाजी पर भी हावी थी। बेटियों के बारे में उनकी यही सोच थी कि बेटियों को थोड़ा सा पढ़ाकर कम उम्र में ही ब्याह देना चाहिए, तभी वे ससुराल के रंग में रंग पाती है। वो तो संजना के पिता पूरनचंद जी की वजह से संजना पढ़ रही थी। संजना को सोनू और उसके घर वालों ने देखते ही पसंद कर लिया और चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर उसका विवाह भी हो गया। संजना ने किसी तरह से अपना बीएड पूरा कर लिया। ससुराल आकर संजना को सोनू के परिवार वालों की शादी के लिए हड़बड़ी समझ में आ गई। सोनू लगकर कोई नौकरी नहीं करता था, कुछ दिनों तक नौकरी करता फिर घर में बैठ जाता, जबकि संजना के घर वालों को उन्होंने किसी अच्छी कंपनी का जॉब में बताया था और उसे शराब पीने की बुरी लत थी। पूरनचंद ने जब पता लगाना चाहा तो उनकी माँ और कलाजी ने अड़ंगा डाल दिया, ये कहकर, आपको क्या इंसानों की परख बिल्कुल भी नहीं है? कितने रोबदार दिखते हैं जवाई जी। फिर उनके घर वालों और रिश्ते कराने वालों पंडित जी को झूठ थोड़े ना बोलेंगे। उनकी बातों में आकर पूरनचंद जी ने भी कुछ पता नहीं लगाया था। भाई अंशु छोटा ही था, उसे इतनी समझ नहीं थी। संजना ने शादी के बाद ससुराल में घर के नजदीक वाले स्कूल में नौकरी कर ली। उसकी सास और पति को उसकी नौकरी करने पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो घर के सारे काम करके जाती थी और हर महीने सास के हाथ पर अपनी तनख्वाह रख देती थी। उसका पति सोनू उससे पैसों के लिए झगड़ने लगा। उसका कहना था कि संजना उसकी पत्नी है, अतः उसकी तनख्वाह पर पहला हक उसका है और फिर माँ का। इस तरह साल भर बीता। हर नवेली पत्नी की तरह संजना की भी ख्वाहिश थी कि शादी की पहली वर्षगांठ पर उसका पति उसके लिए कुछ खास तो करे ही, लेकिन उसके पति को तो बस अपनी दारू से मतलब था। उस दिन सोनू को उसके पीने से मना किया तो सोनू उसे पीटने लगा। सोनू के पीटने से उसका स्वाभिमान छलनी छलनी हो गया।
ऊपर से सासू माँ ने बेटे का ही पक्ष लेकर उसे खूब जली कटी बातें कही। अब तो बात बात पर जलील करना और हाथ उठाना सोनू का सगल बन गया था। जब अति होने लगी तो संजना ससुराल छोड़कर अपने पीहर चली आई, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं कर पा रही थी। यहाँ कलाजी और उसकी दादी की पूरी कोशिश थी कि वो वापिस ससुराल चली जाए। ये तो औरतों को सहना ही पड़ता है, तुम भी सहो और ससुराल में जाकर सास की सेवा करो, दादी बोली। कलाजी कुछ कहती उससे पहले ही पूरनचंद जी दहाड़ उठे। बहुत हो गया तुम सास बहू का ड्रामा। मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। जिसे दिक्कत है वो यह घर छोड़कर जा सकता है। पूरनचंद जी का ये रूप माँ पत्नी ने पहली बार देखा था, इसलिए चुप रहने में ही उन्होंने भलाई समझी। लेकिन फिर जैसे कलाजी ने ठान ही लिया कि संजना को सुख से नहीं रहने देना, संजना के यहाँ भी प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज में जॉब कर ली। वो सुबह काफी काम निपटा कर जाती ताकि माँ को कोई परेशानी न हो। लेकिन फिर भी कलाजी उसके लौटने तक बिना खाए पिए बैठी रहती कि वो आए तब खाना परोसे तब वो खाए। कई बार संजना इतनी थकी होती कि लगता उसे कोई खाना परोस के दे दे, लेकिन देना तो दूर, यहाँ तो उसे ही गर्म करके परोसना पड़ता। कभी कभी संजना को शक होने लगता कि कहीं कलाजी उसकी सौतेली माँ तो नहीं है। अंशु तो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। पूरनचंद जी के सामने कलाजी बड़ी भली बनी रहती। इसी तरह संजना का जीवन चल रहा था कि अंशु की जॉब उसी शहर में लग गई। संजना को तो मानो तपते रेगिस्तान में पानी की फुहार मिल गई। अंशु रात में बैठकर संजना से खूब बातें करता, समय होता तो काम में भी उसकी सहायता कर देता, जो कलाजी को नहीं भाता। तू अपने ऑफिस जाने की तैयारी किया करना, ये काम तो औरतों के हैं, अपनी दीदी को करने दे, वो कह उठती। माँ, दीदी को भी तो स्कूल जाना है, अगर वो नौकरी और काम साथ साथ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। अब तो बराबरी का जमाना है माँ, बेटियां बेटे एक बराबर है। अरे ये साड़ी अभी तक बाहर ही रखी है। कलाजी की आवाज सुनकर संजना वर्तमान में लौट आई। माँ, यहाँ बैठो जरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। संजना कुछ सोचकर कलाजी से बोली। कलाजी अनमने ढंग से बैठ गई। हाँ कहो। माँ, आपने अपने बेटे के लिए कामकाजी बहू पसंद की है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी मत करना जैसा मेरे साथ किया। माँ, मैं बेटी हूँ आपकी, चाहे रोकर चाहे हंसकर आपकी हर बात को सह लिया, लेकिन वो बहू होगी आपकी ही तरह उसका भी पूरा अधिकार होगा यहाँ। माँ, वो भी अपने ऑफिस जाएगी तो ध्यान रखना कि आराम पर उसका भी पूरा हक है, क्योंकि आज का जमाना बराबरी का है। बेटियां भी मेहनत से पढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अंशु की तरफ से तो मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि जब वो मेरी हेल्प कर सकता है तो अपनी अर्धांगिनी के सुख दुख की भी अवश्य समझेगा। साथ ही आपको भी समझना होगा। कलाजी चुपचाप सुनती रही। उन्हें भी ये बात समझ में आ गई कि जमाना बदल गया है, अतः अब अपनी सास की पुरातन पंथी सोच को अलविदा कर नए जमाने की सोच को अपनाना ही सबके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही अपनी बेटी के साथ किए हुए दुर्व्यवहार को याद कर मन ही मन शर्मिंदा हो उठी।